Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English Text Reading and Understanding Practice, Lesson number 20, The Rat Trap, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला सबक नंबर 20, और ये जो सबक है इसको मैंने तकरीबन 5 हिस्सों में बांटा है, जिसका आज हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। और ये जो कहानी है एक ऐसे आदमी के बारे में है जो चूहे दान बेचता है और उसी से अपना गुजारा करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये होती है कि जितना पैसा वो कमाता है चूहे दान बेच करके, उससे उसका जो है उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है। इसकी वजह से वो चोरी का भी सहारा लेता है और वो ये सोचता है कि दुनिया जो है ये चूहे दान की तरह है। मतलब वो चोरी वोरी करता है, फिर आगे चल करके सोचने लगता है बहुत सारी चीज़ें। आखिर में चल करके वो किसी एक आदमी के घर जाता है, रात में वो उसको रहने के लिए दे देता है और यहाँ से वो चोरी कर लेता है। क्योंकि पहले से चोर रहता है, फिर वो चोरी कर लेता है और फिर निकल जाता है। फिर इसके साथ एक मामला ये भी होता है कि इसको कोई दूसरा शख्स अपने घर लेकर जाता है और उसको जो है वहाँ पर रहने के लिए देता है, खाने वगैरह के लिए देता है, सारी चीज़ें उसको वहाँ पर मुहैया की जाती हैं। लेकिन उसकी बेटी ये सब करती है। इसके वालिद साहब जो है अच्छा नहीं मानते हैं लड़की के कि किसी अजनबी इंसान को इस तरह से सलूक किया जाए उसके साथ, क्योंकि कोई भी कुछ भी हो सकता है। चुनांचे वो लड़की नहीं मानती और उसको पूरा मौका देती रहने के लिए। ओके, अब एक दिन ऐसा होता है कि इसके घर वाले जो है क्रिसमस में जाते हैं चर्च में और वहाँ पर इसको अकेले छोड़ देते हैं घर के अंदर। तो जब वो क्रिसमस पर पहुँचते हैं तो देखते हैं, वहाँ पर सुनते हैं कि फुला शख्स के घर चोरी हो गई है, जो यानी इसने पहले चोरी कर रखी थी, तो उसी के बारे में तस्करा कर रहे हैं कि इसके यहाँ चोरी हो गई है। चुनांचे लड़की के वालिद और जो है लड़की दोनों घबरा जाते हैं कि ये मामला तो गड़बड़ हो गया है। और फिर वो भागते भागते आते हैं तो फिर देखते हैं वो सामने खड़ा रहता है, वहीं पर रहता है और वो कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है और आप लोगों ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, इस चीज़ ने मुझे बदल कर रख दिया है। और चुनांचे वो जो पैसे चुराए रखता है वो वहीं पर रख देता है और ये भी कहता है कि आप इस पैसे को उस फुला शख्स को दे देना। तो गोया कि ये आदमी जो है बदल जाता है क्योंकि इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। ओके, तो इस कहानी में इसी चीज़ को लेकर के बात की गई है, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आज के सबक में। और आज हम पढ़ेंगे इसके पहले हिस्से को। चलिए शुरू करते हैं गाइस। और हम पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, देखते हैं कि ऑथर के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं द रेड ट्रैप, चूहेदान। अबाउट द ऑथर, मुअल्लिफ के बारे में कहते हुए क्या कह रहे हैं। सलमा लेगरलॉफ 1858-1940, यानी सलमा लेगरलॉफ, कुछ लोग लेजर लॉ पढ़ते हैं, इनकी अपनी ज़ुबान है। इनकी पैदाइश 1858 में हुई थी और इनकी वफ़ात 1940 में हुई थी। वाइज अ स्वीडिश राइटर, ये एक स्वीडिश राइटर थे। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस, whose stories have been translated, जिनकी कहानियों का तर्जुमा किया गया है into many languages, मुख्तलिफ ज़ुबानों में।
ओके, यूनिवर्सल थीम एक आलमी मौजू, थीम का मतलब मौजू, रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम, इन सब के अंदर से गुजरता है या दौड़ता है, यानी यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि एक कायनाती मौजू इन सब के तमाम के ज़रिए से दौड़ता है, यानी इनके जो नावल्स हैं या इन्होंने जो बातें की हैं उन सब में उन्होंने किस चीज़ को लिया है, इन्होंने आलमी मौजू को अपना जो है मरकज़ बनाया है, यानी आलमी मौजू पर उन्होंने बहस की है अपनी नावल में। करें कि अ बिलीफ एक ख्याल, एक एतक़ाद, डेट की द एसेंशियल गुडनेस की ज़रूरी जो भलाई होती है या ज़रूरी जो खूबी होती है इन अ ह्यूमन बीइंग, एक जो है इंसान के अंदर, ह्यूमन बीइंग का मतलब बनी नौए आदम यानी इंसान के अंदर, कैन बी अवेकेंड, उसको जो है बेदार किया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, मोहब्बत और फ़हम के ज़रिए और समझ के ज़रिए। ओके, तो इनका जो है जो यूनिवर्सल थीम है वो क्या है, यानी इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं और जो या जो है इस कहानी को भी मान सकते हैं, उनका जो कायनाती थीम क्या था वो ये है कि ये एतक़ाद डैट की द एसेंशियल गुडनेस, जो ज़रूरी खूबी है या आप कह सकते हैं अंदरूनी खूबी भी आप कर सकते हैं इंसान की, उसको हम बेदार कर सकते हैं, उसको हम जगा सकते हैं मोहब्बत और समझदारी के ज़रिया। करें द स्टोरी इज सेट अमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, कि द स्टोरी सेट लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि ये कहानी सेट है, लेकिन हम इसको बोलेंगे ये कहानी कही गई है। अमिश या ये कहानी इर्द गिर्द घूमती है किसके जरिए, अमिश दैट माइंस, खान के बीच में, खान का मतलब यहाँ पर खुदावंद होती है, सोना वोना निकलता है उसको खान बोलती है, ये वाला खान नहीं, ये खान है। ओके, तो खान के दरमियान ये या खान के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है। ऑफ स्वीडन, किस खान के इर्द गिर्द, स्वीडन के, यानी स्वीडन के खान के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, यानी उसके बारे में बात की गई है। रिच इन आयरन और, अब ये जो रिच इन आयरन और है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, इस हिस्से का ताल्लुक किससे है, माइन से है, यानी द माइन रिच इज इन आयरन और, जो कि लोहे की कच्ची धात से अमीर है। ये लफ्ज़ तर्जुमा हुआ कि उस स्वीडन के उस खान के बारे में बात कर रही है कहानी, विच इज रिच इन आयरन और, जो कि लोहे की कच्ची धात में अमीर है, यानी जिसमें लोहे की कच्ची धातें हैं कसीर मिकदार में, ये माना है। और क्या है, विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, और वो माइन वो खान, विच फिगर लार्ज का मतलब होता है अहम किरदार अदा करना, जो अहम किरदार अदा करता है इन द हिस्ट्री, तारीख में। एंड लेजेंड्स ऑफ डेड कंट्री, और उस मुल्क यानी स्वीडन के मुल्क की दास्तान में अहम किरदार है इसका। ओके, आगे कह रहे हैं द स्टोरी इज टोल्ड, लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ स्टोरी कही जाती है। द स्टोरी इज टोल्ड लफ्ज़ी तर्जुमा होगा स्टोरी कही जाती है, समवाट कुछ तरह से, इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, यानी परियों की कहानी के तरीके में। तो परी की कहानी के तरीके में किसी हद तक इस कहानी को कहा जाता है, ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। लेकिन जब इसको हम उर्दू में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि इस कहानी को काफ़ी हद तक परी के अंदाज में कहा गया है। ओके, यहाँ पर ये माना हुआ इसका, यानी जिस तरह से परियों की कहानियाँ कही गई हैं उसी तरह से इस कहानी को भी कहा गया है या बयान किया गया है। ओके, आगे चलते हैं और हम इस पूरे पेज को लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बात की गई। कह रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम, किसी ज़माने में, देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, आसान है, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेप्स ऑफ वायर। हु वेंट अराउंड, गो अराउंड का मतलब होता है चक्कर लगाना, यानी फिरना, इधर उधर फिरना। ओके, किसी ज़माने में एक आदमी था, हु वेंट अराउंड, जो इधर उधर घूमता था या चक्कर लगाता था, सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेप्स ऑफ वायर, किस हाल में, बेचते हुए स्मॉल रेड ट्रेप्स, छोटे चूहे के चूहादान, यानी छोटी किस्म के
की चूहेदानी, ऑफ वायर किसके बने हुए, वायर के बने हुए, यानी वायर की बनी हुई चूहेदानी जो छोटी साइज में हुआ करती थी उसको बेचता था। और आगे कह रहे ही मेड देम हिमसेल्फ, तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि वो उसे या उन्हें यानी चूहेदानी को खुद ही बनाता था, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा बनाया लेकिन बनाता था। एट ओड मोमेंट्स, एट ओड मोमेंट्स, ओड मोमेंट्स का मतलब होता है कभी कभी, यानी खाली वक्त में या कभी कभी, तो जिसे वो कभी कभी खाली वक्त में खुद ही बनाया करता था। कहाँ से बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल, उस मादे से या उस धात से, ही गॉट बाई बेगिंग इन स्टोर्स, ये जो ही गॉट बाई बेगिंग इन स्टोर्स का ताल्लुक किससे है, मटेरियल से, ओके, उन मटेरियल से बनाया करता था। ही गॉट बाई बेगिंग, जिन्हें वो पाता था, इन द स्टोर्स यानी भीख मांग करके, इन द स्टोर्स दुकानों में, दुकानों में भीख मांगता था, फिर जो मिलता था उसी से उसको बनाता था। और या एट द बिग फार्म्स, या जिन्हें वो पाता था बड़ी बड़ी कंपनियों में, फार्म्स में, खेतों में, या कंपनी कह सकते हैं कारखानों में, ठीक है। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, बट लेकिन इवन सो फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, द बिजनेस इसको इसकी जो तिजारत थी, इसका जो काम था, वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, ये ख़ास तौर पर नफ़ा बख्श नहीं थी इसकी तिजारत। सो लिहाजा ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ, रिजॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, और इसका मतलब रिजॉर्ट का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं आखिरी ऑप्शन जिस जब हम चुनते हैं, ओके, जब हम आखिरी ऑप्शन चुनते हैं उसको बोलते हैं रिजॉर्ट, ओके। सो ही हैड टू रिजॉर्ट, लिहाजा उसे सहारा लेना पड़ता था, जैसे पुलिस चार्ज करते हैं ना, पुलिस हैड टू रिजॉर्ट लाठी चार्ज, यानी पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा, यानी लोग नहीं भाग रहे थे, तो लास्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, ही हैड तो रिजॉर्ट, लेकिन उसे सहारा लेना पड़ता था किस चीज़ का, टू बोथ, दोनों चीज़ों का। वो दोनों चीज़ें क्या है, बेगिंग एंड पेटी थीवरी, भीख मांगना और छोटी मोटी चोरियां करना, थीवरी का मतलब चोरी करना, किस लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इसका मतलब होता है कुल मिला करके जिंदा रहना या जिंदगी गुजारना, ओके। सो उसे जो है जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदा रहने के लिए छोटी छोटी चोरियां और भीख दोनों का सहारा लेना पड़ता था। इवन सो, इसके बावजूद भी, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े चीथड़ों में होते थे, ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उसके कपड़े चीथड़ों में होते थे, लेकिन क्या मतलब होगा कि उसके कपड़े चीथड़ों पर मुश्तमिल होते थे। हिज चीक्स वर संकन, और उसके गाल जो है वो सूखे होते थे, धसे हुए होते थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में चमकती थी, यानी इतना कुछ करने के बावजूद भी उसकी हालत ये थी कि उसके कपड़े में चीथड़े लगे होते थे, उसका गाल जो है सूखा होता था, और भूख जो है उसकी आंखों में चमकती थी, यानी उसकी आंखों से भूख नजर आती थी, ओके ओके। तो ये तर्जुमा हुआ इन लाइन्स का। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या बात हुई। आगे हम इस पूरे हिस्से को लेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। आगे कह रहे हैं, नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी शख्स या कोई भी तस्वुर नहीं कर सकता था, हाउ सैड, कि कितना बुरा, एंड मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस का मतलब बोरिंग या उछाट कर देने वाली जिंदगी, कैन अपीयर, जाहिर हो सकती है, टू सच आ वेगाबॉन्ड, इस तरह के खाना बदोश के लिए। नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी शख्स तस्वुर नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच आ वेगाबॉन्ड का मतलब होता है खाना बदोश, जिसका कोई घर ना हो, इधर उधर घूमे, कि एक खाना बदोश इस तरह के, टू सच आ वेगाबॉन्ड, इस सच आ का मतलब की तरह, इस तरह के खाना बदोश के लिए ज़िंदगी इस कदर जो है उछाट कर देने वाली और उदास होती है। और वेगाबॉन्ड आगे बता रहे हैं, उस तरह का वेगाबॉन्ड हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉट अलॉन्ग का मतलब होता है पूरे रास्ते में, प्लॉट का मतलब होता है पैदल चलना, धीरे धीरे चलना, ओके।
हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो रास्ते भर में चल रहा हो, ऐसा खाना बदोश जो रास्ते भर पैदल चलता हो, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और वो अपने ख्यालों में उसको छोड़ दिया गया हो। ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ लेफ्ट, उसको छोड़ दिया गया हो, टू हिज ओन मेडिटेशन, उसके अपने ख्यालों में। क्या मतलब उसके अपने ख्यालों में? यानी कि और वो अपने ख्यालों में गुम हो। तो कोई भी शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता है कि एक ऐसा खाना बदोश जो पूरे रास्ते में पैदल चलता हो और अपने ख्यालों में गुम हो, एक ऐसे शख्स के लिए ज़िंदगी किस कदर उचाट कर देने वाली और किस तरह जो है मायूस कुन हो सकती है। ओके, बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट, कि एक दिन ये आदमी ख्याल की एक लाइन में गिर गया या गिर चुका था, ये लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन, ये आदमी गिर चुका था, इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, ख्याल की एक सतर में या एक लाइन में। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि लेकिन एक दिन की बात है कि इस आदमी को अचानक एक ख्याल आया। क्या? एक दिन की बात है कि इस आदमी को अचानक एक ख्याल आया। ओके, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग। अब उस ख्याल के बारे में बता रहे हैं। विच रियली सीम्ड टू हिम, जो उसे लगा, यानी जो ख्याल आया था उसको लगा इंटरटेनिंग, मज़ाहिया। आगे कह रहे हैं, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग, वो फितरी तौर पर सोच रहा था। क्या? ऑफ हिज रेड रेप्स, अपने उसका जो चूहेदान थे या उसकी जो चूहेदानियाँ थी या चूहेदान थे, उसके जो चूहेदान थे उसके बारे में वो सोच रहा था। व्हेन सडनली, तभी, व्हेन सडनली, तभी, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, स्ट्राइक का मतलब था मारना, तो लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि तभी ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, कि वो ख्याल के ज़रिए मार दिया गया था। ओके, व्हेन सडनली, तभी, ही वॉज स्ट्रक बाय दिया, या ख्याल के ज़रिए मार दिया गया था, नहीं तभी उसके जहन में ख्याल आया। ठीक है, ये तर्जुमा होगा, तभी उसके जहन में ख्याल आया डैड की, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, यानी पूरी दुनिया, द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, विद इट्स लैंड एंड सीज, अपनी ज़मीनों और समंदरों के साथ, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, इसके शहरों यानी अपने शहरों और गांव के साथ, पूरी की पूरी दुनिया, वाज नथिंग। तो ये जो हिस्सा है, ये जुमले मोतरज़ा है किसके लिए? वर्ड अबाउट, वर्ड के लिए, यानी उसके इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो अपने ज़मीन के साथ, समंदर के साथ, शहरों के साथ और गांव के साथ, वाज नथिंग, वो कुछ नहीं थी। ये लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, लेकिन उर्दू में बोलेंगे कुछ नहीं है, बट अ बिग रेड ट्रैप, लेकिन एक चूहेदानी, यानी एक चूहेदानी की तरह है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल। इट हैड नेवर एग्जिस्ट, कि इट हैड नेवर एग्जिस्ट, यानी ये कभी भी मौजूद नहीं थी, फॉर एनी अदर पर्पस, किसी और दूसरे मकसद के लिए, देन, मगर इसके, कि टू सेट बेट्स, बेट्स का मतलब है चारा, चारे का मतलब है टुकड़ा जो होता है जिसको आप चूहेदानी में लगाते हैं, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा लगा देते हैं ना, चूहा के खाता है फिर फंस जाता है, वही मतलब बैट्स, बैट्स ऑफ पीपल, मगर लोगों के लिए जो है चारा लगाना। ओके, तो इसको जब हम उर्दू में बोलेंगे तो बोलेंगे इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एन अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, कि दुनिया के जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को चारा डालने के लिए है। ओके, इट ऑफर्ड, इसने पेश किया, रिचेस, मालदारी को, एंड जॉयज, और खुशियों को, शेल्टर एंड फूड, और जो है पनाह दिया लोगों को और खाना दिया, हीट एंड क्लॉथिंग, गर्मी दी और कपड़े दिए, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रेप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क, बिल्कुल उसी तरह से, एग्जैक्टली एज, बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से द रेड ट्रेप, चूहेदान, ऑफर्ड, ये पेश करता है, उसने पेश किया, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा, बट कर देंगे जिस तरह से चूहेदान ने पेश किया, ये पेश करता है, चीज़, पनीर एंड पॉर्क, और पॉर्क का मतलब खिज़ीन का गोश्त, यानी उनके यहाँ माहौल था स्वीडन वगैरह में, वो यही लगाते थे, हमारे यहाँ रोटी लगा देते हैं, उनके यहाँ ये चीज़ लगाते थे। ठीक है,
and or as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, as soon as जैसे ही anyone कोई भी let himself be tempted का मतलब होता है, टेम्प्ट का मतलब होता है रागिब होना, ठीक है, या रागिब करना। तो जैसे ही किसी को रागिब कर दिया जाता है, टू टच द बेड, टुकड़े को छूने के लिए, ओके। तो एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेड, कि जैसे ही या जो ही कोई एक शख्स या कोई एक इंसान जो है टुकड़े को छूने के लिए जो है रागिब हो जाता है, इट क्लोज इन ऑन हिम, ये उस पर बंद हो जाता है, ओके। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और जब वो बन जाता है तो इसका मतलब है एंड देन, और फिर एवरीथिंग, हर चीज़ केम टू एन एंड, एक खात्मे को आ जाती है। तो जैसे ही कोई इंसान उसको छूने के लिए अपने आप को रागिब करता है उसकी तरफ, तो क्या होता है, वो गिर जाता है उस पर, यानी चूहा जब जाता है उसको खाने के लिए तो उसको जैसे छूता है, चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर हर चीज़ का खात्मा हो जाता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, ओके। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये कह रहे हैं द वर्ल्ड नेवर हैव बीन, ये मतलब है ऑफ कोर्स, ये ताकीद के लिए लाया गया है यहाँ पर। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कि बिलाशुबा दुनिया जो है इसके लिए कभी भी रहम वाली नहीं रही है। ये आपका लफ्ज़ी तर्जुमा हुआ कि दुनिया कभी भी इसके लिए रहम वाली नहीं रही है, यानी दुनिया ने कभी भी इसके साथ रहम नहीं किया है। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, सो लिहाजा इट गेव हिम, इसने उसे दिया अनवांटेड जॉय, एक नामाकूल खुशी, ठीक है। टू थिंक इल ऑफ इट, थिंक इल ऑफ का मतलब होता है बुरा सोचना, ये अल्फाज आप लिख लें जो मैं बताता हूँ जिनको। थिंक ऑफ इल का मतलब होता है बुरा सोचना, ऑफ इट इसके बारे में, इन दिस वे, इस तरीके से, यानी जो इसने सोचा था इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि दुनिया ने कभी भी उसके साथ रहम नहीं किया है, लिहाजा इसने उसे एक ऐसी खुशी दी है जो कि अच्छी नहीं थी, और इस दुनिया ने उसे दुनिया के बारे में इस तरीके से बुरा सोचने पर मजबूर किया। यह आपका तर्जुमा हुआ, ओके। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज, इट बिकेम, ये हो गया, अ चेरिश्ड पास टाइम, एक माजी का यादगार लम्हा। पास टाइम का मतलब होता है माजी, चेरिश्ड का मतलब होता है, चेरिश्ड का मतलब पालना पोसना, ठीक है, दिल लुभाने वाला माजी, यानी यादगार लम्हा, ऑफिस उसका, यानी उसकी ज़िंदगी का ये एक यादगार लम्हा हो गया था। क्या यादगार लम्हा हो गया था ये बता रहे हैं ये, बाकी इसमें ये अलग चीज़ है, ओके। सो ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, कि बहुत सारे खौफनाक, प्लॉड का मतलब होता है चलना फिरना, यानी उसने बहुत ज़्यादा चला फिरा, वो काफ़ी उसने मेहनत की, तो बहुत ज़्यादा चलने फिरने के दौरान जो कि खौफनाक था, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, कि उसकी ज़िंदगी का या उसकी माजी का एक यादगार लम्हा हो गया। क्या? टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर। टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना, हु न्यू, ही न्यू, जिनके बारे में वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ, हु हैड, उन लोगों को, हु हैड लेट देमसेल्फ, लेट का मतलब होता देना, जिन लोगों ने अपने आप को दे दिया था, बी कॉट, पकड़ने के लिए, इन द डेंजरस स्नेयर, खतरनाक जाल में, ओके। तो ये वही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा इसने चारा फिरा था, बहुत ज़्यादा इसने चक्कर लगाया था, तो इसके दौरान इसने बहुत सारे ऐसे लोगों को जाना है जिन लोगों ने खुद को, अपने आप को बजाते खुद जाल में फंसा दिया है, तो इनके बारे में सोचना इसके लिए यादगार लम्हा हो गया था। यानी इसको अच्छा लगता था कि यार सिर्फ मैं ही जो है बुरा नहीं हूँ, मेरे साथ ही ज़िंदगी ऐसा नहीं कर रही। यानी जब आपके साथ कोई और मिल जाए जो उसी परेशानी में जिसमें आप हों, थोड़ी सी राहत मिलती है। तो यहाँ पर वही कह रहा कि इसके लिए यादगार लम्हा बन गया था, इनके बारे में सोचना। और किसके बारे में सोचना? एंड ऑफ अदर्स, और उन लोगों के बारे में सोचना, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड, जो अब भी जो है उस चारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। घूम रहे थे यानी होगा लफ्ज़ तर्जुमा, बट घूम रहे होगा, यानी जो अब भी चारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके बारे में भी सोचने से इसको थोड़ी सी राहत मिलती थी, ओके। तो यहाँ पर ये तर्जुमा हुआ इन लाइन का। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम इस हिस्से को लेंगे। आगे है वन डार्क इवनिंग, एक जो है
सुर्ख शाम, डार्क का मतलब होता है काली रात, यानी एक जो है एक शाम जबकि अंधेरा छाया हुआ था। एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, जबकि वो रास्ते पर चल रहा था। ट्रज का मतलब होता है चलना, पैदल चलना, मेहनत के साथ चलना। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कटेज बाय द रोड साइड। तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा ही कॉट साइट, साइट का मतलब होता है नज़र, कैच किसी के हम कॉट है, ही कॉट साइट उसने नज़र पकड़ी किसकी, ऑफ अ लिटिल ग्रे एक छोटे से भूरे कॉटेज झोपड़ी की, यानी उसने झोपड़ी की एक नज़र पकड़ी, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे। तो ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ, लेकिन उसको उर्दू में कैसे कहेंगे कि एक जो है शाम जबकि अंधेरा था और वो चल रहा था, वो जा रहा था पैदल, उसने जो है रोड के किनारे उसे एक छोटी सी भूरे रंग की झोपड़ी दिखाई दी। यहाँ पर कैट साइड का तर्जुमा करेंगे झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नोक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर, एंड और ही नोक्ड ऑन द डोर, उसने दरवाजे को खटखटाया, टू आस्क शेल्टर किस लिए, पनाह मांगने के लिए, पनाह तलब करने के लिए, फॉर द नाइट रात के लिए, यानी रात में वही रुकना चाहता था। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, नॉर का मतलब भी नहीं, वाज ही रिफ्यूज्ड यानी उसका इनकार नहीं किया गया था। नॉर वाज ही रिफ्यूज का तो मतलब होगा उसका इनकार नहीं किया गया था, यानी तो उसको मना नहीं किया गया। इसको आप उर्दू में कैसे बोलेंगे, उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसको मना नहीं किया गया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. So instead of the sore faces, sore का मतलब होता है उदास, अजीब, faces का मतलब चेहरा, तो उदास चेहरों के बावजूद which ordinarily met him, जो आम तौर पर उसे मिलते थे, यानी जो ऑनर था या जिसका घर था, चूंकि उसका घर जो रास्ते में था, है ना, तो उसके वहाँ से जब कोई गुजरता था तो बहुत सारे लोग इससे मदद मांगते थे। तो वही कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, कि उदास या अजीब या मुख्तलिफ चेहरों के बावजूद भी, विच ऑर्डिनरली मेट हिम, ऑर्डिनरली का मतलब आम तौर पर जिससे वो मिलता था, यानी जिसका वो सामना करता था, द ऑनर वो मालिक, हु वॉज एन ओल्ड मैन जो कि एक बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड जिसकी ना तो बीवी थी ना बच्चे थे, वॉज हैप्पी वो खुश था, किस लिए, टू गेट समवन टू टॉक टू हिज लोनलीनेस, इस बात से कि टू गेट समवन कि उसे कोई मिल गया, टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस उसकी तन्हाई में बात करने के लिए। ओके आसान है। इमीडिएटली फौरन ही पुट द पोरिज पॉट, उसने जो है, पोरिज का मतलब होता है एक किस्म का खाना होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं खीर, उसने खीर की पतीली को या खीर के बर्तन को रखा ऑन द फायर, आग पर, एंड गेव हिम सपर और उसे रात का खाना दिया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस, देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको, कार्व ऑफ का मतलब होता है काटना, देन ही कार्व्ड ऑफ फिर उसने काटा निकाला, सच अ बिग स्लाइस इतना बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल अपने टोबैको की डबिया से, तंबाकू की डिबिया होती है उससे निकाला, डेट इतना बड़ा था, सच अ बिग स्लाइस इतना बड़ा टुकड़ा, डेट इट वाज एनफ बोथ जो दोनों के लिए काफ़ी था, फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, यानी जो अजनबी था उसके पास भी एक पाइप थी उसके लिए और उसके खुद की पाइप के लिए वो काफ़ी था, यानी वो टुकड़ा। फाइनली ही गॉट आउट, आखिरकार ही गॉट आउट एंड ऑल पैक ऑफ कार्ड, गेट आउट का मतलब होता निकालना, निकलना भी होता निकालना भी होता। फाइनली आखिरकार ही गॉट आउट एंड ऑल पैक, उसने एक जो है यानी पुराना पैकेट निकाला ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का, एंड प्लेट एमजोलिस और उसने एमजोलिस खेला, यानी खेल होता है कार्ड के साथ खेलते हैं, किसके साथ, विद हिज गेस्ट अपने मेहमान के साथ, अनटिल बेड टाइम, बेड टाइम का मतलब सोने के वक्त, यानी सोने के वक्त तक उसने अपने मेहमान के साथ जो है कार्ड खेला। ओके, तो ये तर्जुमा हुआ इस पैराग्राफ का, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। ओके गाइस, आगे चलते हैं और इस हिस्से को लेते हैं। आगे कह रहे हैं, द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पोरेज एंड टोबैको। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है,
द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस, जो बूढ़ा आदमी था जस्ट एज उतना ही जनरस फैयाज था विद हिज कॉन्फिडेंस अपने भरोसे के साथ, एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको जितना कि अपने खीर और तंबाकू के साथ था। यानी आदमी ने उसको पोरिज खिलाया और तंबाकू भी खिलाया। तो जिस तरह से उसने इन दोनों चीज़ों के साथ फैयाजी का मुजाहरा किया, उसी तरह से उसने उस पर भरोसा भी कर लिया, यानी उस पर भरोसा कर लिया मुकम्मल तौर पर। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, फौरन ही, एट वंस का मतलब था फौरन ही, मेहमान को बताया गया था, यानी फौरन ही जो है आदमी को उसने बता दिया, ये मतलब है। क्या बताया? डैड की इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि प्रॉस्पेरिटी का मतलब था खुशहाली, तो डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशहाली के दिन। सो अपने खुशहाली के दिनों में हिज होस्ट हैड बीन अ क्राफ्टर, हिज होस्ट हैड बीन, उसका जो मेज़बान था, हैड बीन अ क्राफ्टर, वो एक क्राफ्टर था। क्राफ्टर किसे कहते हैं? क्राफ्टर कहते हैं जो बटैये पे काम करता है, बटैया वाला, ठीक है, बटैयादार था। कहाँ पर? एट रामजो आयरन वर्क्स, रामजो आयरन वर्क्स एक कंपनी का नाम है, वहाँ पर वो बटैये का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने ज़मीन पर भी काम किया था। नाउ अब डेट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, बट नाउ अब डेट की ही वॉज नो लॉन्गर एबल, कि अब वो लायक नहीं था, टू डू डे लेबर, दिन में काम करने या दिन भर काम करने के लायक। लेबर का मतलब मजदूरी करना, यानी दिन भर मजदूरी करने के लायक नहीं था। इट वॉज हिज काउ, ये उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसकी मदद कर सकती, जो उसकी मदद करती थी। यानी चूंकि बूढ़ा हो गया था, लेकिन जब जवान था तो वो जो है क्राफ्टर के तौर पर रेमसो आयरनवर्क में काम करता था और खेत में काम करता था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया था तो उसकी जो है गाय जो थी वही उसका सहारा थी। यस हाँ, डेड बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बोसी का मतलब गाय, ठीक है। यस हाँ, डेड बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो गाय गैर मामूली थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, शी कुड गिव मिल्क, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा होगा वो गाय देती थी, यानी गाय दूध देती थी, फॉर द क्रीमरी, क्रीमरी किसे कहते हैं? मक्खन की दुकान, एवरी डे रोज़ाना, ओके। सो शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा कि वो जो गाय थी वो रोज़ाना मक्खन की फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए दूध दिया करती थी। तो ये लफ्ज़ी तर्जुमा भी चल सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि रोज़ाना मक्खन की दुकान पर दूध भेजने भर का गाय इंतज़ाम क्या कर दिया करती थी, ये भी आप कर सकते हैं, ओके। कह रहे एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीना ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, तो पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड, उसने हासिल किए, उसे मिले हैं ऑल ऑफ 30 क्रोनर, कुल मिला करके 30 क्रोनर, क्रोनर करेंसी है स्वीडन में, इन पेमेंट, पेमेंट में, यानी उसको जो पैसा मिला था पिछले महीने वो कुल 30 क्रोनर थे। यानी पिछले महीने उसने 30 क्रोनर की कमाई थी। कमाई की किसके ज़रिए? इस दूध के ज़रिए, इस गाय की मदद से, ओके। ओके गाइस, तो तर्जुमा हुआ। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे हम इस पूरे हिस्सों को लेंगे और यहीं पर आज का ये हमारा हिस्सा ख़त्म होगा। इसमें कह रहे हैं द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, for the landman got up and went to the window, took down a leather pouch with hung on a nail in the very window frame. So the stranger must have seemed incredulous. Incredulous का मतलब होता है मशकूक, शक करने वाला है, जिस पर शक किया जाए। So the stranger must have seemed incredulous का मतलब होगा कि जो है जो अजनबी था वो ज़रूर दिखा होगा मशकूक, यानी कि जब ये आदमी बता रहा था भरोसा करके उस पर अपने बारे में कि उसकी गाय है, उसने जो है मदद की इसकी, और अभी पिछले महीने ही उसने जो है 30 क्रोनर कमाया है, तो आदमी को लगा कि द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इंडिकुलस, कि आदमी जो शक कर रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा। फॉर, इसलिए, तो यहाँ पर फॉर का मतलब होगा इसलिए। द ओल्ड मैन गॉट अप, बूढ़ा आदमी उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, टुक डाउन का मतलब नीचे उतारना, टेक डाउन का मतलब नीचे लेने, नीचे उतारा। लेदर पाउच, चमड़े का एक पाउच, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम,
इसका ताल्लुक किससे है? पाउच से, यानी चमड़े का जो पाउच था, विच हंग ऑन द नेल, जो कि कील पर, नेल का मतलब कील, केल पर लटका हुआ था, कील पर लटका हुआ था। कहाँ पर? इन द वेरी विंडो फ्रेम। वेरी का मतलब अभी तक आपने पढ़ा होगा बहुत, लेकिन यहाँ पर मतलब है ही के माने में। ओके, इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो खिड़की, यहाँ पर वेरी का मतलब आप कह देंगे कि करीब ही, वेरी का मतलब आप कह सकते हैं करीब ही विंडो फ्रेम के पास लटका हुआ था। ओके, तो आदमी उठा और वो खिड़की के पास गया, जो कि उसी खिड़की, वेरी का तर्जुमा अब उसी खिड़की के फ्रेम, क्योंकि वेरी यहाँ पर विंडो आ गया है तो विंडो से मुराद वेरी विंडो, उसी खिड़की के फ्रेम के पास कील में लटका हुआ था। वो गया, ठीक है, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 corner bills। एंड पिक्ड आउट, पिक आउट का मतलब होता है निकालना, तोड़ने के माने में भी होता है, यहाँ पर निकालना होगा, बाहर निकालना। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 corner bills, और उसने 30 करोनर बिल्स निकाले। रिंकल का मतलब सुकड़े हुए। ओके, दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। दीज यानी इन करोनर्स को, इन बिल्स को, ही हेल्ड अप उसने ऊपर उठाकर दिखाया या ऊपर उठाया, बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट अपनी अपने दोस्त या अपने मेहमान की आंखों के सामने। ओके, तो उसने इन करोनर्स को अपने मेहमान की आंखों के सामने उठाया, यानी उठाकर दिखाया। नोडिंग नोइंगली, हाँ में सर हिलाते हुए, यानी आप भी इस चीज़ को, इस मंजर को देखें कि आप किसी को दिखा रहे हो तो आप हाथ से उठा के हिलाएंगे, उसको दिखाएंगे, देखो देखो ना, सर भी हिलाते हैं आप, तो यहाँ पर वही माना है। नोडिंग रोंगली, जानबूझकर सर हिलाते हुए। एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, तो उसने दिखा दिया, एंड देन और फिर स्टफ देम बैक, उसने उन सबको जो वापस कर दिया, इनटू द पाउच, पाउच में। ओके, आगे कह रहे थे नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन गॉट अप इन अ गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है वक्त से पहले ही, या वक्त पर, या काफ़ी जल्दी, बहुत सारे माने हैं इसके, तो आप हम वक्त पर ही ले सकते हैं इसको, या काफ़ी जल्दी भी ले सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन, दोनों लोग या दोनों आदमी काफ़ी जल्दी उठे। द क्राफ्टर वॉज इन हरी, क्राफ्टर यानी जो बटैया वाला था, वॉज इन हरी, वो जल्दी में था। कहाँ पर? टू मिल्क हिज काऊ, अपनी गाय को दूधने के लिए, यानी गाय का दूध निकालने के लिए जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, एंड अदर मैन, और दूसरे आदमी ने, प्रोबेबली गालिबन, थॉट उसने सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसे बेड पर नहीं लेटा रहना चाहिए, उसे बेड पर नहीं लेटे रहना चाहिए। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, व्हेन, जब, द हेड ऑफ द हाउस, घर का मालिक, घर का सरदार यानी घर का मालिक, हैड गॉटन अप, उठ गया हो, यानी जब जो है घर का मालिक उठ गया हो तो उसे बेड पर नहीं सोना चाहिए। दे लेफ्ट द कटेज एट द सेम टाइम, दे लेफ्ट, उन्होंने छोड़ा, द कटेज, झोपड़ी को, एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, यानी दोनों ही एक वक्त में झोपड़ी से चले गए। द क्राफ्टर लॉक द डोर, क्राफ्टर जो बटैया वाला था उसने जो है दरवाजे में ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। द मैन विद रेड ट्रैप्स, ये मतलब क्या है? मैन विद रेड ट्रैप्स का लफ्ज़ी तर्जुमा होगा चूहेदानों के साथ आदमी। यहाँ पर साथ का मतलब नहीं हुआ चूहेदान वाला आदमी, चूंकि वो जो अजनबी था वो चूहे दान बेचता था, तो यहाँ पर वही माना है कि चूहेदान वाला जो आदमी था, सेड गुड बाय, उसने कहा अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू, और शुक्रिया। एंड देयर अपॉन, और उसके बाद, ईच वेंट हिज ओन वे, ईच का मतलब हर एक, वेंट हिज ओन वे, उनमें से हर एक ने अपना रास्ता लिया। लफ्ज़ तर्जुमा होगा उनमें से हर एक अपने रास्ते पर गए, यानी उनमें से हर एक ने अपना रास्ता लिया। बट हाफ एन आवर लेटर, बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर, कि आधे घंटे बाद, द रेड ट्रेप पेडलर, रेड ट्रेप का मतलब चूहेदान, पेडलर का मतलब बेचने वाला, तो चूहेदान का बेचने वाला, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वो दोबारा जो है दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, गेट इन का मतलब होता है अंदर घुसना, दाखिल होना। सो ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। हाउ एवर, फिर भी, ही ओनली वेंट टू द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के पास गया, खिड़की तक गया भी आप कह सकते हैं।
आप कह सकते हैं खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, उसने एक शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ा। स्टिक का मतलब होता है मारना, यानी अपने हाथ में उसको मारा, यानी हाथ में पकड़ा। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और जो उसने पाउच को भी पकड़ा, ठीक है, हाथ में लिया, पाउच को पकड़ा। विद द 30 क्रोनर, ये पाउच से ताल्लुक है इसका, यानी वो पाउच, उस पाउच को पकड़ा जिसमें 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे को ले लिया, यानी उसने पैसे ले लिए। एंड थर्स इट इनटू हिज ओन पॉकेट, थर्स का मतलब जल्दी से अंदर ढकेलना, ओके, भरने के माने में आप कर सकते हैं। एंड थर्स्ट इट, और उसे अंदर ढकेल दिया, अंदर डाल दिया, इनटू हिज ओन पॉकेट, अपनी खुद की जेब में, ठीक। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, हैंग का मतलब लटकना लटकाना दोनों होता है। देन ही हंग द लेदर पाउच, फिर उसने चमड़े के पाउच को लटका दिया, वेरी केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ। बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, उसकी जगह में। एंड वेंट अवे, और चलता बना। गो अवे का मतलब होता है दूर जाना, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे और चलता बना, ओके, पैसे लिए और चलता बना। ओके गाइस, तो ये है आपका पहला हिस्सा, और यहीं पर आपका पहला हिस्सा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे अपना दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हिस्सा मैंने पढ़ा है आपके समझ में आया होगा। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे कि हम कैसे इनका तर्जुमा करते हैं। खैर, अब हम यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।